हाय एवरीवन, ग्रो के चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आपको पता है सेंसस रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में 138 मिलियन एल्डरली लोग हैं और 2031 तक ये नंबर कुछ 56 मिलियन तक पहुंच सकता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि एनजीओ हेल्प एज इंडिया के द्वारा किए गए नेशनल सर्वे के अनुसार इंडिया में ऑलमोस्ट 47% एल्डरली लोग ऐसे हैं जो इनकम के लिए अपनी फैमिलीज पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और 34% एल्डरली लोग पेंशन्स और कैश ट्रांसफर्स पे रिलाई करते हैं। यही सेम रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि 52% एल्डरली लोग की इनएडिक्वेट इनकम है और उनमें से 40% फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। अबाउट 45% को लगता है कि उनकी पेंशन अमाउंट कम है और 57% को लगता है कि उनका एक्सपेंडिचर उनकी सेविंग्स से ज्यादा था। इन फिगर्स को देख के पता लगता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियसली लेने के लिए हाई टाइम है कि नहीं। और तो और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि ओवर 98% सीनियर सिटीजन्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं। इससे एक चीज क्लियर होती है, अपने पेरेंट्स के लिए एक रिटायरमेंट फंड बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन बनाएं कैसे? मैं हूं ना, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रिटायरमेंट फंड क्या होता है, आपके पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रिटायरमेंट फंड सेटअप कैसे किया जाता है, उसको बिल्ड कैसे किया जाता है और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पे आप हमेशा अपडेटेड रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट फंड होता क्या है। रिटायरमेंट फंड का मतलब है एक सेफ्टी नेट या फिर एक लिक्विडिटी बफर। इस सेफ्टी नेट को स्पेसिफिकली रिटायरमेंट स्टेज में आने वाले इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखा जाता है। सो बेसिकली ये सनी डे पर अम्ब्रेला रखने जैसा होता है, जस्ट इन केस बारिश होने लगे तो। रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने का बेसिक पर्पस यही है कि आपके पेरेंट्स को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स और रिटायरमेंट इनकम का कोई स्ट्रेस ना लेना पड़े। यहाँ पे गोल रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करना और रिटायरमेंट के वक्त अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट फंड आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मीट गौतम, उसकी मदर शांति बेन को क्रोनिक किडनी एलिमेंट है और वो नियरली 80,000 रुपीज हर मंथ उनके डायलिसिस और दूसरी कॉस्ट पे खर्च करते हैं। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और अब उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और एक सेशन की कॉस्ट है लगभग 3,000 रुपये। उसके अलावा गौतम हर साल 1 लाख रुपए उनके टेस्ट और डॉक्टर विजिट्स पर भी खर्च करता है। गौतम के एम्प्लॉयर ने जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है उससे अब तक डायलिसिस की कॉस्ट तो कवर हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब डायलिसिस की पर सेशन कॉस्ट 4,000 रुपीज हो गई है, जिससे इंश्योरेंस अमाउंट कम पड़ जाएगा। अब उसे क्या करना चाहिए? अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देनी चाहिए या लोन लेना चाहिए? ये सिचुएशन बहुत डिसहार्टनिंग है कि नहीं? सिमिलरली ललिता जो दिल्ली में रहती है लेकिन उसके पेरेंट्स केरला में, पिछले साल तक वो हर महीने 30,000 रुपीज उनके मेडिसिन पे खर्च कर रही थी, जो अब बढ़कर 45,000 रुपीज हो गए हैं। अब उसको एक फुल टाइम अटेंडेंट की जरूरत है, जिसके चार्जेस मेट्रो सिटी में 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ हैं और ये टियर 2 सिटीज में 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ हैं। एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अब वो क्या करेगी? ऐसे ही गौतम और ललिता की तरह और भी लोग हैं जो इस सिचुएशन को फेस करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या आप जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट पिछले 5 सालों में डबल से भी ज्यादा बढ़ गई है। इन्फेक्शियस डिजीजेस और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स मेडिकल इन्फ्लेशन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो 14% पे रिटेल इन्फ्लेशन से 2 गुना ज्यादा है।
ये एक्सपेंसेस काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं या अलग, या वो किसी ओल्ड एज होम में एडमिटेड हैं, किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, या उनको केयर गिवर्स की जरूरत है। इसमें भी मैटर करता है कि क्या उनकी कोई पेंशन आ रही है या इनकम की कोई सोर्स है। फर्दर इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या फ्यूचर में आपके पेरेंट्स को केयर टेकर्स की जरूरत होगी या नहीं, और उसकी क्या कॉस्ट होगी। इन रीजंस की वजह से जब तक इसकी जरूरत नहीं होती तब तक लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए जरूरत है कि आप इन सिचुएशंस के लिए पहले से ही रेडी रहें। और अक्सर इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी सफिशिएंट नहीं पड़ता है। इसलिए जरूरत है अपने पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड्स बनाने की। लेकिन आप इस फंड को बिल्ड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जब भी बात आती है रिटायरमेंट फंड बिल्ड करने की, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के करंट फाइनेंशियल सिनेरियो को असेस करना चाहिए। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स को रिटायरमेंट फंड में कितने अमाउंट की जरूरत है। तो आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने पेरेंट्स के इनकम सोर्सेस को रिव्यू करना। रिव्यू करने से मेरा मतलब है कि ये इनकम कहाँ से आ रही है, क्या वो आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, या उनके पास अपनी कोई सेविंग्स या इनकम है, क्या उनको किसी इन्वेस्टमेंट से पैसे मिल रहे हैं, या फिर क्या उन्हें हर महीने पेंशन मिल रही है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अरविंद बैंगलोर में रहता है और उसके पेरेंट्स कोची में। उसके फादर को हर महीने 13,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अरविंद उनको और खर्चों के लिए हर महीने 20,000 रुपए भेजता है, और उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे उन्हें 7,000 रुपए मंथली इनकम आती है। तो उनके पास इनकम के 3 सोर्सेस हैं। पेंशन 13,000 रुपए की, अरविंद से 20,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट से 7,000 रुपए। तो उनकी टोटल इनकम है 40,000 रुपए पर मंथ। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंसेस। एक बार जब आपने अपने पेरेंट्स के इनकम सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है अपने पेरेंट्स के मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने का। आपके पेरेंट्स के मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं रेंट, फूड, यूटिलिटीज, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, विजिटिंग रिलेटिव्स, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। हम अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि अरविंद के पेरेंट्स के ये कुछ मंथली एक्सपेंसेस हैं। फूड 6,000 रुपीज, मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए के, यूटिलिटीज 6,000 रुपए की, पर्सनल केयर 2,000 रुपए का, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के, ट्रांसपोर्टेशन 2,000 रुपए का, एंटरटेनमेंट 2,000 रुपए का। तो उनके टोटल एक्सपेंसेस हैं 35,000 रुपए पर मंथ। लेकिन इन्फ्लेशन से कौन बच पाया है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा, और उसके हिसाब से मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। और अगर एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन आपके इनकम हाइक से ज्यादा रेट पे बढ़ता है, तो रिटायरमेंट फंड चाहे कितना भी बड़ा बन जाए वो इनफ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप अपने पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड बनाएं, तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करना मत भूलिएगा। इनकम सोर्सेज और एक्सपेंसेस को देखने के बाद आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो इमरजेंसी के टाइम पर आपके पेरेंट्स को वल्नरेबल कर सकते हैं। तो अब हमारे एग्जाम्पल में अरविंद के पेरेंट्स ज्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या होगा, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या हाउस रेनोवेशन, या फिर उनको किसी केयर गिवर या नर्स की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए जरूरी है कि उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनका सोल्यूशन ढूंढा जाए। एक ऐसा सोल्यूशन है रिटायरमेंट फंड को सेटअप करना। अब आता है हमारा मेन सवाल, रिटायरमेंट फंड को सेटअप कैसे करें। तो हम बात करते हैं रिटायरमेंट फंड को सेटअप करने के स्टेप्स की। सबसे पहले स्टेप में आपको अपने फंड के टारगेट अमाउंट को डिटरमिन करना पड़ेगा। टारगेट अमाउंट आपके पेरेंट्स के मंथली एक्सपेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि वो एटलीस्ट 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस को कवर कर सके। तो हमारे एग्जाम्पल में अरविंद के पेरेंट्स के मंथली एक्सपेंसेस हैं 35,000 रुपए। तो रिटायरमेंट फंड का टारगेट अमाउंट एटलीस्ट 6 मंथ्स रखें तो 35,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 2,10,000 रुपए। इतने पैसे अरविंद के पास पैर में होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइप के अकाउंट को चूज करना, क्योंकि ये रिटायरमेंट फंड आपके पेरेंट्स के लिए है।
तो ये इजीली एक्सेसिबल और लो रिस्क पर होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने पैसों को इनमें से किसी एक में डाल सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड्स जो सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीडीज, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम्स। अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। एक बार आपने सही अकाउंट चूज कर लिया तो अगला स्टेप है अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक टाइमलाइन को क्रिएट करना। टाइमलाइन क्रिएट करने का मतलब है कि कितने महीनों में आप अपने रिटायरमेंट फंड के टारगेट फंड को अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 3 महीनों में रिटायरमेंट फंड चाहिए, तो आपको हर महीने उसके अकॉर्डिंग सेव करना पड़ेगा। हमारे एग्जाम्पल के केस में अज्यूम कर लेते हैं कि अरविंद अपने 2,10,000 रुपए के टारगेट को 3 महीनों में अचीव करना चाहता है, तो उसको हर महीने कितने पैसे सेव करने होंगे? उसको सेव करना पड़ेंगे 2,10,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 70,000 रुपए पर मंथ। अब जब आपको पता चल गया है कि आप कितना सेव करना चाहते हो और आपका टारगेट फंड क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है फंड को बिल्ड करना। पहले आपको अपने रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बजट तैयार करना होगा। हमारे एग्जाम्पल में अरविंद 70,000 रुपए पर मंथ सेव करना चाहता है, तो उसको अपने फंड में इस कंट्रीब्यूशन को डालने के लिए एम करना होगा। इससे उसको ओवर द टाइम अपने फंड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए असिस्टेंस मिलेगी और वो इमरजेंसी के लिए कैश को इकट्ठा भी कर पाएगा। नेक्स्ट ही नीड्स टू ऑटोमेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर कंसिस्टेंसी। अरविंद अपने सेविंग अकाउंट से रिटायरमेंट फंड में डालने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स भी सेटअप कर सकता है। इससे वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को टाइम से भी कर पाएगा और कभी कॉन्ट्रीब्यूशन मिस भी नहीं होगा। Finally, he needs to find a way to cut unnecessary expenses. तो आखिर स्टेप है unnecessary expenses को कम करने के तरीके ढूंढना। वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को इवेल्युएट करके कुछ जगहों पर एक्सपेंसेस को कम भी कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, वो एंटरटेनमेंट, फूड और पर्सनल नीड्स के एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकता है। फिजूल चार्जेस को कम करने से वो कुछ एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकता है और रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब जब हमारे पास रिटायरमेंट फंड है तो ये जरूरी है कि सिचुएशन को असेस किया जाए और इमरजेंसी के नेचर और सिवियरिटी को डिटरमिन किया जाए। और एक बार जब रिटायरमेंट फंड यूज हो जाए तो ये भी जरूरी है कि उसको रीबिल्ड किया जाए। आपको जल्द ही एक नए बजट से स्टार्ट करके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करके अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ा देना चाहिए। इस तरीके से आपके पास अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा नेसेसरी फंड्स होंगे। फाइनली, हम सबको ये तो पता है कि इंडिया में इस एल्डरली पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फैमिली सपोर्ट पर रिलाई करता है और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इनएडिक्वेट इनकम और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को फेस करता है। इसलिए रिटायरमेंट फंड को क्रिएट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्या आपने अपने पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड बिल्ड किया हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.